हाय ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और 2024 आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने की पूरी आपने तैयारी कर ली होगी। बट अभी भी जितने भी आपके डाउट्स हैं, सबसे पहले तो वो सारे आज के सेशन से क्लियर होने वाले हैं। आज एक बड़ा अलग तरीके का मैं सेशन कंडक्ट करने वाली हूं जो आज से पहले हमने कभी नहीं किया है। जनरली हम जब इस तरीके के सेशंस लाते हैं, या तो हम आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं, या ये बताते हैं ये वाली किताबें पढ़ लो, या ये बताते हैं कि इस महीने में ये कर लो, टाइम टेबल बताते हैं, इस टाइम पे ये कर लो, इस टाइम पे वो कर लो, इस तरीके की चीजें बात करते हैं, इस तरीके से आपको बताते हैं पीवाईक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज मैं सुनाने वाली हूं आप सभी को एक कहानी एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट की, और उसी की जबानी हम सारी चीजें जो उसने एक एक चीजें फॉलो करी है एक एक सब्जेक्ट के लिए, ना सिर्फ एक सब्जेक्ट, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, तीनों फेजेस के लिए एक एक सब्जेक्ट के लिए उसने क्या फॉलो किया, वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि एक रियल आप उसको रियल आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना। वरना मैं आपको बता दूं कि ये 4 किताबें आपको पढ़नी है, हो सकता है आप पे क्या सूट करे क्या सूट ना करे आपके एग्जाम में, राइट। बट टेस्टेड सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो टॉपर्स ने टेस्ट करी हुई हैं। आई एम श्योर आप पर भी वो मदद करेंगी और हेल्प करेंगी और वो काम करेंगे वो सारी स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर एक टॉपर की स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आगे हम जैसे जैसे आपका आरबीआई का एग्जाम टाइम जो है पास आता जाएगा, हम यूट्यूब पर बहुत सारे सेशंस रन करने वाले हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 आपको डेली क्विजेज में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट, एंड हियर इज द थिंग। वो जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। एक एक लाइन में पढ़ूंगी, क्योंकि किसी ने अपने हाथों से अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लिखी है जो आपके काम आने वाली है। सो द ऑफिसर सेज आई हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी 2016 वाला एग्जाम जो है इन्होंने क्लियर किया था, और पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया था ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके। तो क्या स्ट्रैटेजी है वो देखते हैं। सीधा शुरू करते हैं फेज 1 के साथ। इन्होंने पहले फेज 1 के बारे में बताया है कि फेज 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दिस फेज विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल टू क्लियर। तो यही वो एक फेज है, और हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ठीक है फेज 2 तो ठीक है डिफिकल्ट होता था, बट फेज 1 आजकल इतना ट्रिकी हो गया है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर नहीं कर पाते, ठीक है। बट इन्होंने जो दो चीजें बोली हैं, आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज मैनेजमेंट और दूसरा है प्रैक्टिस, ठीक है। कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज करते हो, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करते हो, और कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। ये दो उन्होंने ट्रिक्स बताए हैं, ठीक है। और आप सभी को थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने कितने नंबर के होते हैं, वो हम सबको आई गेस पता ही है, ठीक है। जहां पर जनरल अवेयरनेस होता है आपका 80 नंबर का, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट आप देख सकते हैं 60-30 नंबर के होते हैं। टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको 2 घंटे में ये सॉल्व करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जीए में, जहां पर आपको 25 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। और इस बार तो क्वेश्चंस भी 1 लाइनर नहीं थे, क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी थे, काफी कंफ्यूजिंग थे। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आपके पास चैलेंज होने वाला है, ठीक है। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा पेपर 2 का यहाँ पर मैंने आइडिया दिया हुआ है। अगेन ये मैं जब पेपर 2 के बारे में बताऊंगी तब आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर उन्होंने ये मैंने बता दिया क्या उन्होंने बोला है। उन्होंने क्या बोला है कि मैंने क्या क्या यूज किया था। मैंने जीए के लिए टॉपर की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। ही सेड I used to read the Hindu for preparation and business standard out of interest. Like अलग से एक वो बिजनेस स्टैंडर्ड, मतलब एक इकोनॉमी का पेपर पढ़ते थे और हिंदू पढ़ते थे। तो मैं भी अपनी क्लास में हमेशा बार बार बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एकदम सही टाइम है कि अखबार पढ़ना शुरू कर दो। आपके घर मिंट आ रहा है, आपको मिंट समझ आ रहा है मिंट पढ़ो, आपको हिंदू समझ आ रहा है हिंदू पढ़ो, बट अखबार जरूर पढ़ो। आपको सुबह पढ़ना है सुबह पढ़ो, आपको शाम को पढ़ना है शाम को पढ़ो। बट प्लीज कोई ऑल्टरनेटिव मत ढूंढना, कोई शॉर्टकट मत ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि अखबार सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है जो आपको खत्म करना है। अखबार एक आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको रियलाइज होगा, आपका रिवीजन भी अखबार करवाता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी अखबार करवाता है। और डेफिनेटली आपके क्वेश्चन फेज 1 और फेज 2 में तो अखबार से आते ही हैं, डायरेक्टली जीए के क्वेश्चन आते हैं, वहीं से आते हैं। और कहां से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने जो है बोला ग्लैंस थ्रू करंट अफेयर कैप्सूल्स अवेलेबल ऑनलाइन, कि कुछ करंट अफेयर कैप्सूल जो अवेलेबल थे ऑनलाइन, मैंने वो पढ़ा और मैंने अखबार पर ज्यादा ध्यान दिया, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द सेम थिंग,
अगेन अखबार आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? अगर आप हिंदू या मिंट पढ़ रहे हैं तो 6 बजे मैं आपको यूट्यूब पर सेशंस लेती हूँ द बिगर पिक्चर करके, वहां पर मैं इन अखबारों पर ध्यान देती हूँ और सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपकी करवाती हूँ। आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर खुद समझ आता है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, राइट, एंड दिस इज द राइट टाइम कि आप अखबार पढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद इंग्लिश उन्होंने बोला है कि उन्होंने प्रिपेयर स्पेसिफिकली इंग्लिश नहीं प्रिपेयर किया, द हिंदू हेल्प एज वेल। तो आप समझ रहे हो, एक अखबार इन्होंने पढ़ा था जिससे इनका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हुआ, फेज 1 फेज 2 जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन हुआ और इंग्लिश का ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो एक पीस ऑफ पेपर से इन्होंने 80 नंबर ये, और यहां से मैंने कितना बताया, यहां पर आप देख सकते हो 30 मार्क्स जो है इंग्लिश के। सो बेसिकली यहां पर इन्होंने 80 नंबर ये, 30 नंबर ये, 120 नंबर, सॉरी 110 नंबर, 110 नंबर जो है यहां पर टारगेट करें, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं वर्बल रीजनिंग की बात करती हूं। रीजनिंग lessons from various sources on internet, went through videos on YouTube from topic 1, found hard, ठीक है। appearing for online mock test benefited a lot। यानी यहां से अगर मैं आपको एक टेक अवे देना चाहती हूं वो ये होगा कि रीजनिंग में आपकी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। आप टॉपिक वाइज चीजें प्रिपेयर करो, टॉपिक्स प्रिपेयर करो और उनका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें जो सबसे ज्यादा चीज काम करती है वो हमारी प्रैक्टिस है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। तो यहां से जो मैं आपको कीवर्ड बोलूंगी वो है जी आपका प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अगेन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रैक्टिस आपको करनी है। स्टार्टेड विद मृणाल ORG एप्टीट्यूड इन्होंने यूज किया था, आप भी यूज कर सकते हो। बाकी भी यूट्यूब वीडियोस इन्होंने कुछ देखी थी और अदर साइट्स जो इन्होंने देखी थी उन एरियाज की देख ली जहां पर ये लैग कर रहे थे और उसकी प्रैक्टिस करिए अगेन। आप भी अपने आइडेंटिफाई करो एरियाज, कहां पर आप वीक हो, कहां पर आप स्ट्रांग हो। जो वीक एरियाज है उन स्पेसिफिक टॉपिक को करो और उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। ये आप करना है। नेक्स्ट, आई डिड नॉट स्टिक विद अ सिंगल सोर्स फॉर प्रिपरेशन। मैंने एक सोर्स यूज नहीं किया। आई यूज द इंटरनेट टू वर्क ऑन द वीक एरियाज, ठीक है। मतलब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैंने सबसे पहले अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे और उन पर काम किया। ऑनलाइन मॉक प्रोवाइड जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन मॉक्स जो है अलग अलग जगह पर जो प्रेजेंट है वो बहुत हेल्पफुल रहे, टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल रहेंगे, ये भी बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो ऑनलाइन आप मॉक पेपर जरूर दीजिए। आई अटेम्प्टेड 20 मॉक टेस्ट फॉर फेज 1। 20 मॉक टेस्ट इन्होंने फेज 1 के लिए लगाए थे, विच इज सफिशिएंट आई फील, ठीक है। आप भी इतने लगाओगे चलेगा काम, बट उनको आपको एनालिसिस करना है कि कहां पर आपकी वीकनेस है, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, टाइमली मैनर टाइम पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये पूरा एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। 20 लगाना है 20 लगाओ, 30 का टाइम है 30 लगा लो, दैट इज फाइन, ठीक है। एंड वर्कड ऑन इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर देके छोड़ दिया, इन्होंने काम किया, एनालिसिस किया, राइट। चलो जी, तो ये आपको हो गया और इससे जो है टाइम मैनेजमेंट में भी इनको मदद मिली एग्जाम में। आई होप ये रियल किसी की कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और ये आपको हेल्प करेगी। आगे हम और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और फेजेस की भी बात करेंगे। फेज 2 पर आ जाते हैं डायरेक्टली। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देती हूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। फेज 2 में हमारे पास 3 पेपर होते हैं। पेपर 1 इज ऑफ ESI, पेपर 2 इज इंग्लिश एंड पेपर 3 इज फाइनेंस और मैनेजमेंट। कितने कितने नंबर का होता है इसमें? 50% ऑब्जेक्टिव होता है, 50% डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यानी 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 4 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आते हैं। उसके बाद पेपर 2 जो कि इंग्लिश है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, 3 सवाल आते हैं, 100 नंबर का है। तीनों ही सब्जेक्ट्स हमारे 100 नंबर के हैं। FM में बात करूं तो 30 ऑब्जेक्टिव, 4 डिस्क्रिप्टिव, अगेन 50 नंबर के, विच इज 100 मार्क्स। यानी टोटल हमारे पास हो गए जी 300 नंबर, ठीक है। चलो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट उठाते हैं। ESI के बारे में इन्होंने क्या बोला है? ESI के बारे में बोल रहे हैं कि मैं एक इंजीनियर हूं। आई एम श्योर आप भी जितने बच्चे मुझे सुन रहे होंगे उन्होंने अपना इंजीनियरिंग उनका बैकग्राउंड होगा, ठीक है। बीइंग एन इंजीनियर विद नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, इनका कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था, राइट। तो इनके लिए भी ESI पढ़ना बहुत आसान नहीं रहा है, कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था। आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन विद NCERTs। NCERT आप करो क्लास 11वीं और 12वीं की, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इकोनॉमी के सिंपल कॉन्सेप्ट जो है समझने में। आफ्टर दैट इन्होंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी बाय रमेश सिंह की। ये आप पढ़ भी सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल हो तो रमेश
रमेश सिंह मत पढ़िएगा। अगर पूरी तरह अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं रमेश सिंह, वो भी पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने सिलेबस से स्टिक रहिएगा, यानी सिलेबस देखिएगा, सिलेबस में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही रमेश सिंह से वो वाले चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, वरना बहुत मोटी बुक है। और यहाँ पर मृणाल सर की वीडियोस भी जो है अवेलेबल है, वहां से भी आप इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इन्फ्लेशन समझ नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन ऐसे यूट्यूब पर सर्च करके आप पढ़ सकते हो। इस तरीके से इन्होंने अपना ये इकोनॉमी वाला पार्ट किया, ठीक है। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर दिस पेपर इज इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ठीक है। सो हमारा एक टेक अवे ये है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ये बोल रहे हैं कि समरीज मत पढ़िएगा, पूरा जो है ये बोल रहे हैं कि मैंने पूरा पढ़ा था। मैं आपको बता दूं कि सर्वे आप बेशक मत पढ़ो, बजट एक बार देख लो, ठीक है, बजट एक बार आप पूरा देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पर इन्होंने आरबीआई वेबसाइट्स जो है वो जरूर देखी थी, उन पर जरूर काम किया था, वो जरूर पढ़ी थी, ठीक है। सो ये आपको आपकी एक लर्निंग है। सोशल पार्ट के लिए इन्होंने इकोनॉमी और सोशल इश्यूज है ना, तो सोशल पार्ट के लिए इन्होंने एनसीईआरटी की सोशल साइंसेज की बुक पढ़ी, जो कि फ्री में आपको एक एनसीईआरटी का ऐप भी आता है, वहां से डाउनलोड हो जाती है। एनसीईआरटी की कोई भी किताब डाउनलोड करनी हो, एनसीईआरटी का फ्री में एक ऐप आता है, वहां से हो जाती है, ठीक है। और उन्होंने अलग अलग बेसिकली टॉपिक देखा, वो इंटरनेट से प्रिपेयर किया, टॉपिक देखा इंटरनेट से प्रिपेयर किया, इस तरीके से इन्होंने जो है वो प्रिपेयर किया, ठीक है। चलो अब मैं फाइनेंस और मैनेजमेंट की बात करती हूँ, क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही इस पेपर के लिए। अगेन नॉन इकोनॉमिक कैंडिडेट जिसका कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली फाइनेंस और मैनेजमेंट के लिए। इन्होंने क्या किया अपनी प्रेपरेशन के लिए, जो है यहाँ पर आई अलॉटेड मोर टाइम फॉर प्रेपरेशन ऑफ दिस फेज आफ्टर फेज 1 was over and paid off handsomely, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जी इकोनॉमी सोशल इश्यूज तो फिर भी मुझसे हो रहा था, एंड आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती होगी, तो उन्होंने अलग से जो है अच्छे से इस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। पर उन्होंने पहले पहचान लिया कि हाँ इस सब्जेक्ट पे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि मेरे एकदम ही फील्ड के बाहर का है। तो फेज 1 से पहले भी और फेज 1 के बाद भी इन्होंने एफएम पर ध्यान दिया। मैं आपको सजेस्ट करूंगी फेज 1 से पहले ही आप एफएम और ईएसआई का स्टैटिक पोर्शन एटलीस्ट कंप्लीट कर ले। जो करंट पार्ट ऐड करना होगा वो फिर भी आप फेज 1 के बाद मैनेज कर सकते हो, बट स्टैटिक तो एटलीस्ट अपना पहले से ही कंप्लीट करके रखना, नोट्स बना के रखना। नेक्स्ट थियोरेटिकल पार्ट के लिए आई यूज्ड अ बुक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रोफेसर भारती वी पाठक ने लिखी है, पियर्सन पब्लिकेशन की। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हैं तो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, तो आपको ज्यादा बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज द बुक यू कैन गो विथ, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल आस्क्ड इन द एग्जाम कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है, टू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। आई यूज्ड ओनली इंटरनेट टू प्रिपेयर फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट, तो वहां से न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी इन्होंने जो है इंटरनेट से प्रिपेयर किया था। आई न्यू बेसिक्स ऑफ बैलेंस शीट एटसेट्रा ड्यू टू माई इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, तो बैलेंस शीट का बेसिक इनको पता था। फॉर अदर थिंग्स इन्होंने जो है अलग अलग जो है वेबसाइट्स फॉलो किए, यूट्यूब फॉलो किए और टॉपिक वाइज इन्होंने स्टडी करी है, ठीक है। जैसे मैं ये अखबार में भी बताती हूँ कि जब आपको अखबार में कुछ समझ नहीं आता ना, तो आपको अखबार का पूरा एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अखबार में अगर बॉन्ड यील्ड करके एक शब्द है तो उसको यूट्यूब पे बॉन्ड यील्ड करके सर्च कर लो, दैट इज इट, ठीक है। बॉन्ड यील्ड सर्च कर लो, कूपन रेट क्या होता है ये सर्च कर लो, अलग से सर्च कर लो और आपको वो पूरा आर्टिकल पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। एग्जैक्टली ये इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट पार्ट के लिए आई यूज वेरियस वेबसाइट्स बाय सर्चिंग फॉर ईच टॉपिक, अगेन टॉपिक वाइज इन्होंने पढ़ा है अलग अलग वेबसाइट से, ठीक है। आरबीआई नोटिफिकेशंस इन्होंने पढ़े हैं डायरेक्टली जो एग्जाम में भी आए हैं, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। इंग्लिश के लिए जैसा कि मैंने बोला, प्लीज नोट दैट दिस पेपर इज टू चेक योर राइटिंग स्किल एंड नॉट जस्ट योर नॉलेज, तो यानी आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, बट ये जो है थोड़ा सा इजी होता है, तो आपको अगेन इसमें प्रैक्टिस लगेगा। प्रैक्टिस आपको बेसिकली आपके पास बेशक नॉलेज है, आपको बहुत कुछ आता है, बट आप उसको लिखते कैसे हो इस चीज का टेस्ट आपका ये वाला पेपर करेगा, इंग्लिश, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पर आपको बोला हुआ है, ठीक है। अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 ऐसे 40 मार्क्स, 1 प्रेस 30 मार्क्स, 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, अब फेज 3 इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में 2 मेजर चीजें होती हैं, एक तो आपका बायोडेटा, दूसरा आपका करंट अफेयर्स, कि आप कितने अवेयर हो, और यही एक वो फेज होता है जो आपका फाइनल सक्सेस या फिर फेलियर डिसाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ माई एग्जामिनेशन, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इट इज नॉर्मल टू बी नर्वस बट ट्राई टू एंजॉय दिस फेज, ठीक है। आई नो आप नर्वस रहोगे बट एंजॉय करने की कोशिश करना, ठीक है, बिकॉज यू विल बी, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके आए हो, ठीक है।
आई वेंट थ्रू बेसिक्स बिफोर दैट डेट, तो मैंने अपने बेसिक्स क्लियर करे, एक बार बेसिक्स रिवाइज करे, जो भी मैंने पढ़ा हुआ था मैंने वो चीज़ें रिवाइज करी अपने इंटरव्यू से पहले, ठीक है, राइट। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा एक बार देख लिया कि हाँ मैं कुछ भूल ना जाऊँ, राइट, क्योंकि मुझे कोई प्रेशर नहीं चाहिए था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर नहीं लेना है हमें ना, कॉन्फिडेंट साउंड करना है, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। बी रिलैक्स्ड एंड ट्राई टू कंट्रोल योर इंटरव्यू फ्लो, ठीक है, रिलैक्स्ड रहो, इंटरव्यू फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करो, हेजिटेट मत करो। अगर आपने कोई मिस्टेक वगैरह करी है या आपको अगर आंसर नहीं आता तो आप बहुत रिस्पेक्टफुली मना कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। द पैनल विच इंटरव्यूड दिस ईयर वाज एक्सट्रीमली कोर्डियल, तो पैनल जनरली आपको कोर्डियल ही मिलता है, ठीक है। आई प्लान्ड माई इंटरव्यू इन माई माइंड बिफोर हैंड, ऐसे हम मॉक इंटरव्यूज देते हैं ना, हम इमेजिन भी कर लेते हैं ऐसा इंटरव्यू होगा, ये मेरे सामने बैठेगा, ये पूछेगा, है ना, मैं ये जवाब दूंगा, ये सारा जो है आपने भी यहाँ पर प्लान कर लिया था, ठीक है। इट वॉज मोर ऑफ अ डिस्कशन देन अ क्वेश्चन आंसर। तो आई एम विशिंग कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, जैसे नॉर्मल कोई डिस्कस कर रहा है, ऐसा इंटरव्यू था वो। ऐसा नहीं था कि कोई आपके ऊपर क्वेश्चंस फेंक रहा है और आपको नर्वस कर रहा है और आपको पैनिक कर रहा है और आप भूल रहे हो चीजें, तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन ये हुई है, ठीक है। एक्सपेक्ट फॉर स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे बजट, एक्सेप्ट माफ कीजिएगा, एक्सेप्ट फॉर बजट इकोनॉमिक सर्वे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट विच सोर्सेज यू आर रेफरिंग to, but make sure you're comfortable with it and do not try to collect multiple sources and create pressure on yourself. So do not read multiple sources. Again मैं यही बात कहती हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं कौन सा अखबार, अगर आपको मिंट समझ आ रहा है मिंट पढ़ो, हिंदू समझ आ रहा है हिंदू पढ़ो, ठीक है। दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है तो बिगर पिक्चर मैं आपको करवाती हूँ, वहां से दोनों की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करवा देती हूँ, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करंट अफेयर करने के लिए दिन में 4-5 चीजें देख रहे हो, नहीं, दिन में एक चीज देख लो, मेरा बिगर पिक्चर देख लो, या फिर कुछ भी जहां से भी आप फॉलो कर रहे हो एक चीज देख लो, दैट शुड बी सफिशिएंट। मेजर आपका फोकस रहना चाहिए कि वो जो आपने एक चीज देखी है समझी है उसको कैसे रिवाइज करना है, तो मल्टीपल सोर्सेज मत रखो, राइट। तो ये था आपका पूरा जर्नी। आई होप ये बड़ा अलग सेशन था, एक किसी का रियल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड आई होप इस तरीके से आप भी प्लान करेंगे। तो मेरे टेक अवेज यही रहेंगे कि आप चीज़ों को प्लान करो, अखबार पढ़ना शुरू करो, स्टैटिक पोर्शन के अपने नोट्स बना के रख लो अभी, ताकि फेज 2 में पैनिक ना हो, ठीक है। और फेज 1 के लिए करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि करंट अफेयर में आपका जीए का 80 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं क्यूआरई जो हैं उन पे प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। सो ये आपका मेरा वो रहेगा, सजेशन रहेगा। रिवीजन और मॉक टेस्ट 2 ऐसी चीज़ है जिस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, राइट। मॉक टेस्ट पर बहुत अच्छे से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल रहने वाला है, राइट। चलो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे चीज़ें होने वाली हैं, बट अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है जहाँ पर सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है। आपको कोई सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑलरेडी बैच आरबीआई ग्रेड भी शुरू हो चुका है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए Y674 जब आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये कोड यूज करिएगा। अच्छा, अब स्पेशली जो करंट अफेयर के लिए पढ़ने वाले हैं बच्चे, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आरबीआई जो 3.0 बैच है बहुत अच्छा बैच है, और वो स्टैटिक पोर्शन के लिए जैसे एफएम हो गया, ईएसआई हो गया, है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। बट अगर मैं करंट की बात करूं ना, तो करंट के लिए मुझे लगता है इससे बेहतर बैच आपको कोई नहीं मिलेगा, द बिगर पिक्चर प्लस, जहां पर पूरे आपका जब तक एग्जाम होगा जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स इसमें होंगे, आज से लेके तब तक, ठीक है। तो लेंदी बैच, काफी जो है कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। हर महीने की गवर्नमेंट स्कीम, 1 साल का करंट अफेयर, आरबीआई सर्कुलर, 1 साल का स्टैटिक जीए, क्योंकि जीए से भी आजकल बड़े ही वेग क्वेश्चन आने लगे हैं, तो करना पड़ेगा जी। जब आपका इंटरव्यू तक आप पहुंच जाएंगे, या फिर अगर आप बीच में भी चाहते हैं तो वेबिनार्स भी हम कंडक्ट करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ मैंने आपके लिए डिजाइन की है इसमें, ताकि आपका फेज 1 और 2 दोनों में ये मदद करे, ठीक है। अगेन यहाँ पर 1 साल के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, तो आई होप ये बैच आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। अगर आपको इससे भी बेहतर एक ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वाला बैच और हमारा जो आरबीआई ग्रेड बी 3.0 बैच है, दोनों ही बैंक महापैक प्लस का पार्ट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अच्छा, करने से पहले अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है, पिंकी करंट अफेयर्स @24/7, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक बार मैं जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैम कैसे एनरोल करते हैं, मैं बता देती हूँ।
अड्डा 24/7 की ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है ऐप पर जाके, और आप जाएंगे यहाँ पर आरबीआई ग्रेड बी पर, है ना। आरबीआई ग्रेड बी का ये वाला बैच आपको दिखेगा, और बैंक महापैक प्लस भी यहाँ पर दिख जाएगा, रेगुलेटरी महापैक में भी ये बैच है, ठीक है। और अगर आपको मेरा बैच चाहिए तो यहाँ पर व्यू ऑल पे करोगे ना, तो ये बिगर पिक्चर वाला बैच भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। बिगर पिक्चर प्लस वाला बैच भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। हमारा ऑफिसर्स 4.0 भी आ रहा है, जो कि नवंबर 8 को शुरू हो रहा है। तो आप अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से, और ये सारी चीजें जो मैंने बोला बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक में है, तो आप किसी में भी आप एनरोल कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं और आपको जो है इसमें एनरोल करना है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक देयर इज अ स्पेशल कोड जो हमने आपके लिए बनाया है, जो कि है Y674, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट ये आपका 28,500 का जो था वो 6,554 में पड़ेगा। इसमें भी आपको 1% डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप अड्डा 24/7 के ऐप से एनरोल करेंगे, राइट। आई होप आज का सेशन आपकी मदद किया हो, राइट। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया हो किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।